भाई लोग आप सपोर्ट कीजिए और वो मेरा जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उधर जाके आप अगला एपिसोड देख सकते हो। और वो वीडियो खरीदने मेरे को पैसा लगता है तो आप 10, 20, 30 जितना हो सकते हो सपोर्ट कीजिए। पैसा देके तो मैं एपिसोड खरीद के आप लोगों के लिए डाल पाऊंगा, ठीक है। जैसे ही हर्षिल जैन ने सुना कि उसके पापा और चाचा दोनों खत्म हो गए, वो अपना आपा खो बैठा। उसने वेद को ललकारा और जान से मारने की धमकी दी। वेद भी कहां पीछे रहने वाला था। वो अचानक आगे झपटा और एक जोरदार किक में पहले तो उसने बोमन को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और जैन फैमिली के लोगों की भीड़ की ओर उंगली तान दी। डरावनी बात यह थी कि जिस जिस पर उंगली उठती जाती, जैन फैमिली का वो मेंबर चीख उठता और जान बचाकर उल्टा भागने लगता। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मार्शल आर्ट, कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई रहस्यमय विद्या। यह सब इतना अजीब और डरावना था कि देखने वालों की रूह तक सिहर गई। कुछ ही पलों में हाल ये हो गया कि वेद वहां अकेला था और उसके सामने लगभग 100 जैन फैमिली के लोग सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहे थे। कश्यप फैमिली के लोग भी हक्के बक्के रह गए। नीरज जोश में आकर दूर खड़े कश्यप फैमिली वालों से बोला, मैंने कहा था ना, मिस्टर वेद बहुत ताकतवर है। तुम लोगों ने यकीन ही नहीं मेरा किया। नाम राहुल है। अब तो मेरा मान गया ना अगला कि चैनल मेरे बंद हो आइडल गया हैं। तो अब बताओ, सब्सक्राइब कर दे इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई जवाब नहीं आया। जैन फैमिली के सारे धुरंधरों के सफाए की खबर के बाद से ही इन लोगों के दिलों में वेद का नाम सुनते ही खौफ बैठ चुका था। जैन फैमिली के परदादा त्रिलोक जैन का दबदबा भी बेमिसाल था। और फिर कुबेर और कुणाल, ये दोनों भाई तो और भी मशहूर थे। जैन फैमिली ने जो जो लड़ाइयां जीती थी उनमें इन दोनों भाइयों का बड़ा हाथ था। आज जो जैन फैमिली के पास फायदे थे उनकी बुनियाद यही दोनों थे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब वेद से हार जाएंगे। इससे ज्यादा दहशत की बात और क्या हो सकती है। पूरे जैन फैमिली की हालत खराब हो गई थी। कश्यप फैमिली के लोग ये नजारा देखकर एक साथ चिल्ला उठे, कमाल कर दिया, इन सालों को टेढ़ी दुम की औकात याद दिला दी। वेद ने जैन फैमिली के लोगों को दूर तक खदेड़ दिया और फिर शान से वापस लौटा। कश्यप फैमिली के लोगों की ओर झुककर धन्यवाद किया और इशारे से सबको लौट जाने को कहा। सब लोग बसों में बैठ गए। वेद ने आवाज लगाई, नीरज मेरे साथ चल। ठीक है। भीड़ की जलन भरी निगाहों के बीच से नीरज उछल कर आया और बोला, हम हॉस्पिटल वापस चल रहे हैं। वेद ने सिर हिलाया, नहीं, जय विलास होटल चलते हैं। तुम बाइक चलाओगे? क्यों नहीं चलाऊंगा, नीरज ने छाती थपथपाते हुए हंसकर कहा। इसके बाद नीरज बाइक पर बैठा, वेद पीछे बैठा। सबको हाथ हिलाकर विदा किया और बाइक तेज आवाज के साथ हवा से बात करती हुई जय विलास होटल की ओर दौड़ पड़ी। जब पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था तब वेद ने राहत की सांस ली और अचानक नीरज की कमर पकड़ ली। नीरज चौंक गया, उसका शरीर एकदम अकड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, अरे वेद भाई क्या हुआ? देखिए मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूं, मेरे मन में कोई और इरादा नहीं है। वेद ने कुछ नहीं कहा, बस उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी नीरज को महसूस हुआ कि वेद का शरीर एक तरफ खिसक रहा था। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। उसने झट से ब्रेक दबाया। बाइक कड़क आवाज के साथ रुक गई। उसी पर वेद का शरीर लड़खड़ाया और वो पीछे से गिर पड़ा। नीरज ने दोनों हाथों से उसे संभाल लिया। मुड़कर देखा तो वेद के होठों के कोनों पर खून था। ये आपको अचानक खून की उल्टी क्यों हुई? अभी तो बिल्कुल ठीक थे। भाई आप कहो तो हॉस्पिटल ले चलो। वेद ने बेजान तरीके से हाथ हिलाया और हाँफते हुए बोला, अभी सबके सामने दिखावा करना पड़ा, इसलिए चोट को दबा लिया था। चिंता मत करो, मुझे बस होटल पहुंचा दो, एक रात आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। भले ही त्रिलोक जैन बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन आखिरकार वो इंटरनल पावर के तीसरे स्टेज का मास्टर था। उसके मुक्कों को खाने के पीछे वेद का मकसद भले ही शरीर में जमे हुए ब्लड को हटाना और पुरानी चोटों की जकड़न तोड़ना हो, लेकिन वो मुक्के पूरी ताकत से वेद की छाती पर गिरे थे। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक या तो मर चुका होता या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया होता। वेद होटल के अपने कमरे में लौटा। इतनी रात होने के बावजूद उसने मोनिका और बाकी लोगों को परेशान नहीं किया। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गया और नीरज से बोला कि उसकी चोटों का इलाज करे। लेकिन नीरज ठहरा दिमाग से एकदम बैल बुद्धि इंसान। वेद चाहे जितना समझाए, नीरज हर बार कुछ ना कुछ कर ही देता। पहले ही वेद दर्द से खून उगल रहा था। नीरज के इलाज के बाद तो उसकी हालत सीधे क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गई। अगर जरा भी चूक होती तो शायद सुबह होने से पहले ही उसकी जान चली जाती। नीरज ने वेद का डरावना पीला चेहरा देखा और घबरा कर सिर खुजाने लगा। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसने जोर से अपनी जांघ पर थपकी मारी। अरे हाँ, उसे बुलाना पड़ेगा, वही कर सकता है, उसी से होगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और फोन मिलाया। हेलो, हाँ भाई सुन, जल्दी आ, इमरजेंसी है, जय विलास होटल, रूम नंबर 6518। यह कहकर नीरज ने फोन कट कर दिया और यहां वहां घूमते हुए इंतजार करने लगा। लगभग 40 मिनट बाद डोरबेल बजी। नीरज दौड़कर दरवाजा खोलने गया। बाहर
20-22 साल का एक लड़का खड़ा था, एक हाथ में दवाइयों का बॉक्स और दूसरे हाथ से आंखें मसलता हुआ दरवाजे से टेक लगाकर बोला, हरामखोर, रात के 2 बजे बाहर बुला लिया, इंसान सोएगा कब? तुम लोग एक दिन मेरी जान लेकर मारोगे क्या? कहाँ है मरीज, दिखाओ। नीरज हंसते हुए उसकी छाती पर मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन सामने वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। फालतू की बकलोली के लिए टाइम नहीं है, जल्दी काम खत्म कर, मुझे सोना है। नीरज हट गया और बोला, सोफे पर लेटा है। वो लड़का दवाइयों का बॉक्स लेकर अंदर आया। वेद को देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। पीछे से नीरज ने चुपचाप दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और निश्चिंत होकर एक कुर्सी उठाकर दरवाजे से टिका दी। लड़के ने हाथ बढ़ाकर वेद का माथा छूना चाहा, लेकिन तभी चुपाक बिना आंखें खोले वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के की आवाज भारी हो गई, अरे हाथ छोड़ो, जांच तो करने दो। उसने जोर से झटका दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था। और सबसे डरावनी बात, ऐसी बेहोशी की हालत में वेद की ये पकड़ थी। लड़के ने मन ही मन सोचा कि अगर तुम्हारी हालत में ऐसा है तो इसका मतलब ये कोई फाइटर है, और वो भी बेहद खतरनाक लेवल का। लड़का गंभीर हो गया और नीरज से बोला, अरे ओ बावले सांड, ये फाइटर घायल है क्या? तुझे मेरे रूल्स नहीं पता? ऐसे लोगों का इलाज मैं नहीं करता, ये मरे तो मर जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो लड़का उठा और मुड़कर जाने लगा, लेकिन वेद ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। लड़के की आंखें फैल गई, मतलब जाने भी नहीं देगा। उसने सांस अंदर खींची और अपने दूसरे हाथ से वेद की कोहनी पर वार किया, लेकिन वेद को छूने से पहले ही वेद का दूसरा हाथ बिजली की तरह लपका, उस लड़के की कलाई पकड़ी और खींच लिया। लड़के का शरीर अपने आप झुका और वह वेद के सामने आ गया। उसी पल वेद की आंखें खुली। उसने ठंडी नजर से घूरते हुए पूछा, मरना चाहता है क्या? अरे नहीं वेद भाई, नहीं नहीं नहीं। नीरज दौड़ कर आया। ये बाहर का आदमी नहीं है, मेरा क्लासमेट है, हमारी कश्यप फैमिली का उभरता सितारा कबीर। हम सब इसे छोटा कबूतर कहते हैं, क्योंकि ये फड़फड़ाता रहता है इधर से उधर। कबीर झुंझलाया, हाँ सब मुझे कबूतर कहते हैं, और तू जो खुद मोटी बुद्धि का बैल बना घूमता है उसका क्या? नीरज ने अनदेखा किया, ये डॉक्टर है, पुणे का सबसे मशहूर क्लिनिक इसी का है, गिरने चोट खाने का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। कबीर ठंडी हंसी हंसा, मुझे मक्खन मत लगा, फाइटर्स की आपसी लड़ाई से लगी चोट मैं नहीं देखता। नीरज गिड़गिड़ाया, अरे ऐसा मत कर मेरे बाप, मामला बहुत गंभीर है। तभी वेद ने कबीर का हाथ छोड़ दिया और उसे पीछे धकेलते हुए बोला, जाने दो इसे, बस कुछ पसलियां टूटी है, मैं खुद ठीक कर लूंगा। कबीर हंसा, बस पसलियां? चेहरा गहरा लाल, सांस तेज, आंखों में खून, होठ नीले, तुम अंदर से बुरी तरह घायल हो गए हो भाई। वेद ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ बुरा नहीं है, मेरे लिए आम बात है। कबीर की आंखें चमकी। उसने बिना बोले वेद की बाह पकड़ी और कोहनी के पास उंगलियां रख दी। वेद चौंका। उसकी विद्या के हिसाब से यही असली नब्ज देखने की जगह थी। कुछ देर बाद कबीर बोला, नई पुरानी चोटें मिली हुई हैं, कुछ नसें उलट चुकी हैं, 2-3 महीने बिना इलाज ठीक नहीं होगा। वेद ने नीरज से कहा, पेन पेपर ला और जो मैं बोलूं वो फटाफट लिख। कुछ ही देर में लिखते लिखते पर्ची भर गई। पर्ची कबीर ने छीन ली और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें चमक उठी। वो सीधा खड़ा हो गया। पुणे में इतनी गहरी जड़ी बूटियों की समझ, अनबिलीवेबल। कबीर ने पर्ची जेब में डाली। मेरे क्लिनिक में सब है, मैं खुद दवा लाऊंगा, और अभी के रवैये के लिए माफी चाहता हूं। तुम फाइटर नहीं, डॉक्टर हो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। कबीर माया का ही चचेरा भाई था, बस फर्क इतना था कि कबीर का मिजाज काफी अजीब था और उससे फाइटर से सख्त नफरत थी। इतना ही नहीं, उसे मॉडर्न मेडिसिन से भी चिढ़ थी। पुणे के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल ने कभी उसे बड़ा ऑफर दिया था, यहां तक कि हॉस्पिटल में अलग से एक आयुर्वेद विभाग खोलने को तैयार थे और चाहते थे कि कबीर वहीं परमानेंटली काम करे। लेकिन कबीर ने बिना सोचे समझे सीधा मना कर दिया। उसके इस अजीब स्वभाव के पीछे एक वजह थी। जब कबीर जूनियर हाई स्कूल में था, तब उसके पिता, जो खुद एक डॉक्टर थे, उन्हें क्लिनिक में एक सन की मार्शल आर्टिस्ट ने काट काट कर मार दिया था। वो पागल फाइटर मानसिक रूप से बीमार हो गया था, क्योंकि किसी डॉक्टर ने उसे गलत दवा दे दी थी। कबीर के पिता का उस आदमी से कोई लेना देना तक नहीं था, ना वो उसे जानते थे, ना कभी मिले थे। बस बदकिस्मती से उसकी पकड़ में आ गए और जान से हाथ धो बैठे। उसी दिन से कबीर को फाइटर से नफरत हो गई और मॉडर्न मेडिसिन से भी। हालांकि उसके इस अजीब स्वभाव के अलावा उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। वो काफी हैंडसम था, कम से कम उमार के बदसूरत चेहरे से तो कहीं बेहतर दिखता था। कबीर का नेचर भी शांत और पोलाइट था। वो गलती समझ में आते ही खुले दिल से मान लेता था। इसी वजह से वेद पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। करीब 1 घंटे बाद कबीर एक सूटकेस लेकर वापस आया। नीरज उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे कबूतर, कमाल है, मैंने तुम्हें किसी मरीज को लेकर इतना सीरियस कभी नहीं देखा। अपना सामान तक ले आए हो, यहीं रहने का इरादा है क्या? कबीर ने बेबसी से सिर हिलाया, उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, अरे बैल बुद्धि, अब तुम्हें क्या क्या समझाऊं? कभी वक्त निकाल कर मेरे घर आओ, तुम्हारी अक्ल ठीक कर दूंगा। किसने कहा कि सूटकेस में बस पर्सनल सामान ही हो सकता है? उसने सूटकेस जमीन पर लिटाया और खोल दिया। अंदर करीने से रखी हुई जड़ी बूटियों की थैलियां थी।
साथ ही दवा उबालने का बर्तन भी। उसने वेद की लिखी हुई पर्ची फैलाई, उसी हिसाब से दवाइयां तैयार की और बर्तन नीरज को थमाते हुए बोला, पानी ले आओ और चूल्हे पर चढ़ा दो, तेज आंच पर 30 मिनट या धीमी आंच पर 1.5 घंटा। नीरज बर्तन लेकर पानी भरने चला गया। कबीर खड़ा हुआ, उसने अपनी बाहें फैलाई और मुस्कुराते हुए वेद से बोला, अब मैं तुम्हारी टूटी हड्डियां दोबारा सही करूंगा, दर्द होगा सह लेना, बाकी किसी बात की चिंता मत करना। पुणे में मेरी हड्डी जोड़ने की कला आज भी टॉप क्लास है। वेद ने सिर हिलाया, जब तुम दवा लेने गए थे मैंने खुद ही हड्डी सीधी कर ली थी, अब बस स्प्लिंट लगा दो। कबीर की मुस्कान वहीं जम गई। उसने खांसते हुए कहा, मजाक मत करो, दवा लिखना और बात है, खुद हड्डी सीधी करना और वो भी इतने चोट में, कम से कम 1 घंटा लगता है। ये काम सिर्फ मेरे जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर कर सकते हैं। तुम कह रहे हो पसलियां और छाती। कबीर बोल ही रहा था कि तभी नीरज बाहर आया और बोला, अरे वेद भाई ने झूठ नहीं कहा, मैं छू कर देखा था, हड्डियां सच में अपनी जगह पर आ चुकी हैं, 20 मिनट से भी कम वक्त में। भाई ने सब कुछ मूव किए और हड्डी अपने आप चटक कर सही हो गई। बकवास। कबीर उस पर चिल्लाया, तुम तो मोटी बुद्धि हो इसलिए चुप ही रहो। क्या टूटी हड्डी कुछ हरकतों से अपने आप जुड़ सकती है? क्या तुम रोबोट हो? तो फिर हॉस्पिटल क्यों? हाँ? डॉक्टर क्यों है? ये इंसान नहीं भगवान है। नीरज मुनमुनाया, अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, वेद भाई ने ऐसा ही किया था। देखो, वो सोफे पर लेट गया, शरीर मुड़ा, टखने को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर लगाते हुए बोला, बस इतना ही आता है मुझे। वेद भाई ने ये कई बार किया और उनकी हड्डियां चटकने लगी। मुझे तो लगा और टूट रही है, लेकिन वो अपने आप जुड़ गई। कबीर सन्ने रह गया। वो वेद की ओर मुड़ा। पशु नृत्य, एनिमल डांस। वेद की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया, अजगर पूंछ हिलाता है, फीनिक्स सिर झुकाता है। कबीर ने पूछा। वेद चौंका, तुम्हें भी आता है? नहीं। कबीर ने सिर हिलाया। वेद के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई। आधा आता है। कबीर बोला। वेद अविश्वास से बोला, तुम्हारे गुरु जिंदाल हैं? शांत हो जाओ। कबीर ने झपट कर वेद का मुंह ढक लिया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने राहत की सांस ली और पूछा, तुम मेरे गुरु का नाम कैसे जानते हो? तुम्हारे गुरु कौन है? वेद ने सीना पकड़कर कहा, तुमने जोर से दबा दिया। कबीर ने उछलकर माफी मांगते हुए वेद की हड्डी फिर से सही की और स्प्लिंट बांधने लगा। वेद बोला, मेरे मास्टर गुरु तेजस है। कबीर के हाथ रुक गए। वो हैरान होकर वेद को देखने लगा। वेद को बचपन से पता था गुरु तेजस का एक जूनियर था, जिंदाल। दोनों कभी बहुत करीबी थे, लेकिन एक बार एक इलाज में गुरु तेजस से जिंदाल की मंगेतर की मौत हो गई और तभी से दोनों दुश्मन बन गए। तुम्हारे गुरु बहुत छोटे दिल के हैं, वेद बड़बड़ाया, आवाज धीमी। कबीर ने फिर मुंह ढक लिया, वो सुन लेंगे। वेद ने फुसफुसाकर कहा, वो यहाँ है? कहाँ है वो? अंदर बुलाओ, आखिर मेरे गुरु चाचा हैं। कबीर ने होठ टेढ़े किए, वो तो पहले ही आ चुके हैं। वेद चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। नीरज भी सिर खुजाने लगा। अरे कहाँ है? नीरज ने पूछा। कबीर ने ऊपर इशारा किया। गोरी जी तो हर जगह है, कड़ कड़ में है, हवा में तैर रहे हैं। नीरज और वेद एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नीरज अचानक जोर से चिल्लाया, अरे वो भूत है क्या? और इसके बाद जो कबीर ने कहा उसे सुनकर वेद और नीरज दोनों के बदन में सिहरन दौड़ गई। आखिर क्या कहा कबीर ने? कहाँ है उसके गुरु? क्या सच में किसी भूत का साया कबीर के साथ है? क्या वेद इसका फायदा उठाएगा? क्या होगा आगे? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।